सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फील्ड फिक्स। तो आज हम आ गए हैं नए पॉडकास्ट के साथ और नए गेस्ट के साथ। तो सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप तो बताइए, मैं सब सर बढ़िया? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो मैं बता देता हूँ, सर का नेम मुदित है एंड इनका मेन स्पोर्ट शूटिंग है ना सर? बिल्कुल। तो सर शूटिंग, राइफल शूटिंग, पिस्टल शूटिंग और व्हाट, थोड़ा बता देंगे आप? मैं करता हूँ राइफल शूटिंग। शूटिंग वैसे काफ़ी तरीके की होती है। राइफल शूटिंग होती है, पिस्टल शूटिंग होती है, शॉटगन शूटिंग होती है। सो आई माय प्रोफेशन इन शूटिंग, आई हैव चोजन 10 मीटर राइफल शूटिंग। ओके, 10 मीटर राइफल शूटिंग ना? राइफल शूटिंग में 50 भी होती है, 10 भी होती है और 300 भी होती है। 50 मीटर्स, 10 मीटर्स एंड 300 मीटर वो बोर होती है, बोर राइफल्स होती है वो। दैट्स डिफरेंट। सो माइन इज 10 मीटर एयर राइफल। ये चीज़ें मैं आपसे अलग क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। शूटिंग एज अ स्पोर्ट आपने मतलब कौन सी एज से स्टार्ट किया था और किसी पर्टिकुलर इंसान ने आपको इसके लिए इंस्पायर किया था या फिर आपने इसको खुद मतलब चूज़ किया था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट? नहीं, इट वाज माय जूनियर, आई वाज इन जूनियर क्लासेस, 5th 6th की बात है ये। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन झांसी आई वाज स्टडिंग इन। वहाँ पर शूटिंग ए गेम था उस समय, तो आई पार्टिसिपेटेड देयर एंड आई वाज अ मेडलिस्ट देयर। आई वाज वन ऑफ द बेस्ट शूटर्स ऑफ दैट टाइम। सो उस समय मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी जगी, मैंने कि इसमें आगे करना चाहिए। तो ऑन दैट डे थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा, देखा क्या कर सकते हैं। सो इन 5th and 6th I started shooting. It was approx मैं अगर बोलना चाहूँ तो 2005 या 6 की बात होगी जब मैं शूटिंग शुरू करी। I came into it, फिर इसलिए मैंने शूटिंग स्टार्ट करी। उसके बाद देन आफ्टर 7th क्लास आई चेंज माई स्कूल। स्कूल चेंज करने के बाद जो नए स्कूल में गए वहाँ शूटिंग थी नहीं, ओके। तो फिर मैं उसको कैरी ऑन नहीं कर पाया आगे। देन आफ्टर 12th when 2018 आफ्टर 12th ऑल्सो आफ्टर 4 years जब 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, India was bagging many medals in shooting. Okay. And we were just seeing on the television in the home. We were sitting all the families. तो हम लोग देख रहे थे। पापा ने फिर पूछा कि यार बेटा तुम शूटिंग करते थे, क्या हुआ यार, कुछ देखो उसको आगे कहाँ क्या तरक्की उसमें मिल सकती है, कहाँ शूटिंग, कहाँ पर ट्रेनिंग होती है। तो मैंने कहा हाँ पापा देखते हैं। फिर मैंने देखा कहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह होती है, तो फिर आई चोजन दिल्ली। It was the best. यस। मैंने कि वन ऑफ द बेस्ट, मैंने बताया पापा को, मैंने कि वन ऑफ द बेस्ट शूटिंग रेंज आर इन दिल्ली, जहाँ पर वर्ल्ड कप होते हैं। इट्स करणी सिंह शूटिंग रेंज जो हमारा तुगलकाबाद में है वहाँ पर। तो फिर मैं आया वहाँ पर देखने के लिए। आई केम हेयर, सो वन ऑफ द शूटर्स मेट मी इन द शूटिंग रेंज ओनली। आई आस्क्ड हिम दैट वेयर इज अ 10 मीटर शूटिंग रेंज, तो ही टोल्ड मी आर यू न्यू हेयर? आई सेड यस आई एम न्यू हेयर, आई वांट टू लर्न शूटिंग, आई वांट टू स्टार्ट शूटिंग। So he told me that it's not the right place where you are here. This is the last place where shooters come and shoot in their World Cups and in the finals in the national camps. So you should go some kilometers ahead. There's a Manav Rachna shooting range. It's Manav Rachna shooting range. वहाँ पर जाइए आप, वहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, बिल्कुल बेस से सिखाएंगे आपको। फिर मैं वहाँ गया और मैंने शूटिंग वापस स्टार्ट करी 2018 में, 2018 में। यस सर हम आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आए थे, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा यार। ये गिफ्ट ले। है। अबे यार भाई ढंग से हो दे दो यार, क्या है ये? हाँ चल। मेरे लिए क्या? नहीं सर के लिए है, तूने पहनी हुई है अपनी। ओके नाइस। सो सर ये ईगो स्टिक का टी शर्ट है आपके लिए, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। एक बार आप ट्राई करेंगे, खोल के दिखाइए। हाँ सर, पैकिंग पे ईगो स्टिक अच्छा खासा ध्यान देता है। हो सकता है बस। तो सर बताइए टी शर्ट कैसी लगी आपको, एक बार ऑडियंस को भी दिखा दीजिए कैसा स्टफ है ईगो स्टिक का, क्योंकि नया आई थिंक स्टॉक आया। बिल्कुल, पैकिंग में तो काफ़ी काम किया है, बस क्वालिटी और अच्छी हो। नहीं सर, क्वालिटी अच्छी, मैं ही पहनता हूँ। अच्छा, ये आप ईगो स्टिक की पहने हैं? हाँ सर, स्पॉन्सर कर देते हैं मुझे। नाइस, सपोर्ट है आपके पास ईगो स्टिक का। हाँ सर, अच्छा ईगो कैरी करता हूँ ना मैं भी, और इवन हर एक एथलीट ईगो कैरी करता है अच्छा खासा। तो हाँ, ईगो स्टिक भी एथलीट को सपोर्ट कर रहा है। हाँ कोई नहीं सर, आप ओपन कर सकते हैं सर। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो एक डिस्काउंट कूपन मिला हुआ है सर को, आई गेस 20% डिस्काउंट। अब सर कभी भी शॉपिंग करेंगे ईगो स्टिक से तो बेटर है।
टी शर्ट एंड जो भी आप स्टफ ले रहे हो तो सिक्योर है, Yes. काफ़ी अच्छा है। ओके ओके, द वॉकिंग डेड, हाँ। The Walking Dead. Nice. तो सर आपको सही लगा स्टफ? With a family of 4 extra. क्या बात। Nice. सर इसी बात पे आप ट्राई करके दिखाया हमें टी शर्ट। बिल्कुल, अभी ट्राई करता हूँ। ओके, तो सर कैसे लगा स्टफ आपको? स्टफ तो बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल भी है, ब्रीदेबल भी है मेरे ख्याल से शायद। हाँ सर, प्योर कॉटन सर, प्योर कॉटन, ऑफ कोर्स। गुड मटेरियल। एंड ओवर साइज है, ट्रेंडिंग में है तो ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड प्रिंट भी शायद आई थिंक अच्छा ही था ना? अच्छा है, प्रिंट अच्छा है। ओके, और कोई रिव्यू आप देना चाहोगे? नहीं, टी शर्ट्स तो खैर बहुत अच्छी हैं, मैंने देखी भी थी ऑनलाइन, आई वाज सर्चिंग। ये मैंने ऑनलाइन इसके बताने के पहले ही आई वाज अवेयर अबाउट दिस इगोस्टिक टी शर्ट्स। जब इसने बताया कि वी आर कोलैबोरेटेड विद द इगोस्टिक ब्रांड, तो मैंने कहा आई हैव सीन स्टफ इज़ वेरी गुड। हाँ, तो हम ट्राई करते हैं ज़्यादातर जो भी हमारे एथलीट्स होते हैं उनके लिए हम एक टी शर्ट निकालते हैं एंड जो एज अ बेस्ट गिफ्ट हमें लगता है सर हम प्रोवाइड करवाते हैं। बिल्कुल एक बेस्ट मेमोरेबल रहता है। इवन ईगोस्टिक भी काफ़ी सपोर्टिंग है एथलीट्स के लिए, इवन फील्ड फ्लिक्स के लिए भी। तो या एंड थैंक यू इगोस्टिक फॉर दिस टी शर्ट, थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप रियली होप कि आप लोगों को रिकमेंड करोगे टी शर्ट को। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जितने भी मैंने शूटिंग कॉम्पिटिशन्स देखे हैं, एक दो मैंने ऐसे लाइव भी देखे हैं और जैसे टीवी वगैरह में और यूट्यूब पे, तो बिफोर शूटिंग जो एथलीट है काफ़ी मतलब ऐसे काम रहते हैं। तो कुछ आप अपने कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले कोई एक पर्टिकुलर कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं खुद को काम करने के लिए, या फिर विद टाइम शूटिंग करते करते एक पेशेंस लेवल आप में डेवलप हो जाता है? इसके लिए तो मैं देखो आपको बताता हूँ, जैसे हम जिम में जाते हैं वर्कआउट करने के लिए जी तो वहाँ भी हम एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज और कूल डाउन एक्सरसाइज, जी, बिकॉज ताकि हमारे मसल्स रेडी हो जाए। रेडी हो जाएं उस ट्रेनिंग के लिए और मसल टियर ना हो, उसके लिए करते हैं। तो ऐसे हम लोगों भी शूटर्स भी जो होते हैं वो स्टार्टिंग में वार्म अप करते हैं, अपनी जो हम मसल्स यूज़ करते हैं उनका हम वार्म अप करते हैं, बाद में कूल डाउन भी करते हैं। लेकिन जो आपने पूछा जी सर, क्या कि काम कैसे रहते हैं? काम कैसे रहते हैं, तो कामनेस निकल के आती है आपका रूटीन जो है। शूटर्स क्या करते हैं मैक्सिमम लेवल पे, दे यूज़ डिफरेंट रूटीन्स बिफोर द प्रैक्टिस। ओके, अब कौन सा रूटीन उनके प्रैक्टिस को हार्म कर रहा है, कौन सा रूटीन उनको बेनिफिट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू देम। जैसे कई शूटर्स होते हैं कि जो मैच के 2 घंटे पहले खाना खाएंगे, मैच के 3 घंटे पहले खाना खाएंगे, 4 घंटे पहले खाना खाएंगे, मैच के पहले छाछ पियेंगे, मैच के पहले कुछ ये खाएंगे वो खाएंगे, पर्टिकुलर्स वो ट्राई कर चुके होते हैं सारे तरीके। ओके, जो तरीका से उनके जो बॉडी रिएक्ट करती है, जो बॉडी का रिएक्शन उनको काम करता है शूटिंग में, वो उस तरीके से करते हैं। और यस, इससे फ़र्क पड़ता है हमारा कि जो हमारी ब्रीदिंग लेवल है, जो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस है, अगर वो हाई है, हमारा ब्लड प्रेशर अगर हाई है, तो हो सकता है हम शूटिंग में जो परफॉर्मेंस है हमारा इतना अच्छा ना हो पाए। इसलिए स्टार्टिंग में बिफोर द मैच हम लोग खूब लंबी लंबी सांसें अपने आप को कूल डाउन करते हैं, अपने आप को स्टेट में, यस, अपने आप को स्टेट में लाते हैं कि हम मैच स्टेट में पहुंच सकें जी। और यस, योगा और मेडिटेशन जो होती है हमें बहुत हेल्पफुल रहता है इसमें, बिकॉज हमें जो कंसंट्रेशन लेवल उसमें मेंटेन करना है शूटिंग के लिए, वो हमें उससे बेहतर। मुजीद भाई, जैसे शूटिंग में एमिंग और ये एक्यूरेसी, इवन जो गन होल्ड करते हैं, इजी है क्या चीज़ें? ईजी नहीं है वैसे, लगता है कि मैं क्या किया, राइफल उठाई, आँख रखी, निशाना देखा और मार दिया। नहीं, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है, बट होता नहीं। थोड़ा पूछना था, मुझे जरूरी लग रहा। देखो, अगर कोई बिगिनर है, उसको राइफल शूटिंग या फिर पिस्टल शूटिंग स्टार्ट करनी है, सबसे पहले क्या होता है, जो एमिंग का प्रोसेस होता है, बैक साइड और फ्रंट साइड, उसको अलाइन करना। अब बैक साइड होती है ऐसे, ये मान लो आप, ऐसी होती है बैक साइड, यू टाइप। यू के बीच में जो फ्रंट साइड होती है वो होती है सिर्फ एक लाइन, ये होता है पीछे यू और आगे आई, ये मान लो आप, आगे यू पीछे आई। अब उस आई को इस यू के बीच में लगाना है तो बनेगा डब्ल्यू। डब्ल्यू धमाल वाला, इस डब्ल्यू के नीचे सब है। अच्छा पूरी तरक्की आपकी शूटिंग की इस डब्ल्यू में ही है। अगर सही डब्ल्यू बना, सही अलाइनमेंट हुआ, तो परफेक्ट शॉट जाएगा। यस, अब डिपेंड करता है आपका, ये हो गई आपकी एमिंग, ठीक है, बैक साइड और फ्रंट साइड की एमिंग। उसके बाद जो आपका रहता है लेंस रहता है, जो आपका आई साइड रहती है, उसमें होता है आपका एक सर्कुलर साइड होती है वो। अब सर्कुलर साइड में इस डब्ल्यू को बिल्कुल सेंटर में आपको एम करना है, बिल्कुल सेंटर में।
अब जब ये तीनों चीज़ें एम हो गई, इस तीनों चीज़ के एम करने के बाद अब जो टारगेट है हमारा, उस टारगेट को भी उस सर्कल में बैक साइड फ्रंट साइड को अलाइन करते हुए हमें उस टारगेट पे जाके ऊपर से जाके होल्ड करके और शॉट लेना पड़ता है। तो ये प्रॉपर प्रोसेस है आपका राइफल का। एक और सर, एक के अंदर फॉलो अप क्वेश्चन आया मेरा, जैसे आप लोग राइफल यूज़ करते हो, ट्रैवलिंग भी करते होंगे राइफल के साथ, बिल्कुल। है ना? तो गन, बाकी जो भी गन शूटिंग एंड राइफल शूटिंग होती है जैसे आपने बताया, हाँ। तो इसका एक लाइसेंस भी होता है आई गेस? बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़, लाइसेंस हमारा होता है, एयर का अलग होता है, ओके। और जो हमारी राइफल आर्म्स लाइसेंस होती हैं वो अलग होता है। तो सबको कैरी करना पड़ता है? हाँ, वो होता है 0.22 और 0.32 के लिए जो आर्म लाइसेंस होता है, जो कि सरकार बिल्कुल बनाती है बाद में सब कुछ करने के बाद। मेरा भी बनने वाला है नेक्स्ट ईयर, होपफुली मेरा वो आर्म लाइसेंस बन जाएगा। लेकिन जो हम लोगों का राइफल लाइसेंस होता है अभी, एयर राइफल का लाइसेंस, हाँ जी। वो तो मेरे पास है, और मेरा लाइसेंस मैं हमेशा कैरी करता हूँ। हाँ सर, एक बार हम अपने देखना पास। चाहेंगे, इवन ऑडियंस भी देखेगी। मैं हमेशा कैरी करता हूँ, ये मेरा लाइसेंस है, आर्म लाइसेंस। ओके, सो ट्रैवलिंग में यही यूज़ होता है? ट्रैवलिंग में ऑल ओवर इंडिया हम अपना वेपन, एयर वेपन कहीं भी लेके जा जाएंगे, तो हम्म। इसके बिना हम कहीं एंटर नहीं कर सकते। मैं फ़ोटो डाल दूंगा बस थोड़ी डिटेल्स को हटा के। बस मेरी फ़ोटो थोड़ी सी छुपा देना, क्योंकि ये बहुत पुरानी फ़ोटो है। ओके, सो आई थिंक आई गेस अपडेट होगी ये तो। आई थिंक 5th क्लास अपडेटेड है। ओके, अब जो आपको दिखेगा साथ में इसकी, मैं आपको लगाऊंगा अपडेटेड वाला, जो नया वाला कार्ड बना है ओके। वो दिखाएंगे आपको उसके बाद। और इस पे वन मोर थिंग आई हैव टू टेल, कि अगर इस पे पीछे लिखा हुआ है, अगर ये खोता है मेरा कार्ड लाइसेंस, तो मुझ पे केस हो सकता है। पीछे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि अगर ये केस खोता है तो मुझ पे केस हो सकता है, इसके लिए सिर्फ। तो बहुत संभाल के रखना, संभाल करना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है। ऑफकोर्स जान से ज़्यादा ही केस तो कौन ही चाहेगा। और एक एथलीट के लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रगल है, तो और केस तो अलग ही स्ट्रगल आ जाएगा, नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे स्टार्टिंग में बताया मैंने बिगिनर के लिए, तो शूटिंग एक ऐसा गेम है कि जिसको अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ऐसा जैसे होता है ना कि अगर हाइट अच्छी है तो वॉलीबॉल खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे, हाइट अच्छी नहीं है तो वेट लिफ्टिंग करेंगे, बैलेंसिंग वाले सारे गेम्स करेंगे। लेकिन कई ऐसे भी हमारे होते हैं अनोखे खिलाड़ी, इनके पास हाइट नहीं है लेकिन वो वॉलीबॉल अच्छा खेलते हैं, बास्केटबॉल अच्छा खेलते हैं। इनके पास हाइट अच्छी है लेकिन वो वेट लिफ्टिंग भी अच्छी करते हैं। हाँ, मैं करता हूँ। वही बात है, कुछ हमारे अनोखे सितारे होते हैं जी जी। जो आगे उभर के आते हैं। तो इस तरीके से शूटिंग वैसा गेम है, अगर आप शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो यू कैन अचीव बेटर। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जो राइफल आप यूज़ करते हो स्पोर्ट में, और जो आर्मी में और भी मतलब जो फोर्सेस के मतलब जो यूज़ करती है राइफल या फिर जो गन्स, तो उस राइफल में और आपकी राइफल में कुछ डिफरेंस है, या अगर आप उसको चलाना जानते हो तो आपको ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो भी आप चला लोगे? अच्छा, आपने देखा होगा एटीएम के बाहर एक भाई साहब बैठते हैं, गार्ड साहब बैठते हैं, जी बिल्कुल। इनके पास एक बंदूक रखी रहती है, टिकी भी रखी रहती है, डिग्गी भी रखी रहती है, जो कभी चलती नहीं है। वो टाइप ऑफ बंदूक होती है जो आर्मी लोग पर्सन यूज करते हैं। इट्स बिग बैरल, 0.22, 0.32। 0.22 राइफल तो मैंने भी चलाई है यस, एनसीसी कैंप। 0.22, 0.32 होती है, जो बिग बोर होती हैं। ये सारी जो हमारे आर्म्स होते हैं ये यूज़ करते हैं आर्मी वाले। ओके। जो हम लोग यूज़ करते हैं, वी ऑल्सो यूज़ 0.22 and 0.32 guns, in which in pistol also, in राइफल ऑल्सो। हमारे में 50 मीटर जो प्रोन जो इवेंट होता है हमारा, 50 मीटर प्रोन में हम यूज़ करते हैं 0.22 की राइफल्स ओके। लॉन्ग रेंज के लिए, 50 मीटर्स के लिए। और इन पिस्टल ऑल्सो वी यूज़ इन 25 मीटर्स एंड 50 मीटर्स, इन दोनों में 0.22 and 0.32 सॉरी 0.22 एंड 0.32 दोनों यूज़ होती हैं। ओके। और यही डिफरेंस है दोनों में। और मैं यूज़ करता हूँ 10 मीटर के लिए, दैट्स एयर राइफल, दैट्स बेसिकली एयर राइफल। 0.177 mm की होती है इसकी एक पैलेट, सम पैलेट कहते हैं। सो वी यूज़ इट एंड इट्स कॉल्ड एयर राइफल, नॉट द पर्पल राइफल बट द एयर राइफल। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में चिड़ी मार बंदूक कह सकते हैं, लेकिन हम उससे चिड़ी नहीं मारते हैं, हम उससे निशाना लगाते हैं। ओके। और अगर ये किसी को कोई इसका गलती से टारगेट बन जाए तो मतलब उसको ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग डैमेज हो सकता जैसे है, या फिर अगर एयर राइफल से आपका शूट किसी की बॉडी पार्ट या बॉडी पे हुआ तो हो सकता है, अगर उसको डायरेक्ट हिट बोन पे हुआ है तो हो सकता है बोन का क्रैक होने का संभावना रहे,
अगर हेयर लाइन फ्रैक्चर थोड़ा बहुत आ जाए, लेकिन आर पार हो जाए ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज वी यूज़ हमारी जो पैरेट्स होती हैं वो होती हैं फ्लैट हेड होती हैं, उसका हेड फ्लैट होता है, नुकीला नहीं होता है, तो इसलिए वो खाली हिट करेगी आपके अगर बोन पर, तो हो सकता है बोन का हल्का सा आपको दिक्कत हो जाए, वरना लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है एयर राइफल से आप। ओके। बट जो 50 मीटर 20 मीटर वाली होती है, 50 मीटर और 0.22 एंड 0.32 वाली होती है, वो लाइफ रिस्किंग होती है, बहुत ज़्यादा लाइफ रिस्किंग होती है। उसके लिए तो हमें जो आर्म लाइसेंस होता है वो बनवाना पड़ता है, लेकिन हमारी जो एयर राइफल है उसके लिए आर्म लाइसेंस नहीं लगता है, इसके लिए प्रॉपर लाइसेंस हमारा बनता है। तो सर जैसे कि मुझे ये बताया और ये बात आपको ही बताई है, स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिविटीज़ करते टाइम इंजरीज होती है। शूटिंग का देखो सर, आई गेस मैंने नहीं सुना, बाकी तो मैं आपका एक्सपीरियंस से जानना चाहूँगा, शूटिंग के अंदर भी इंजरीज होती है? बिल्कुल होती है, बिकॉज बाकी सारे गेम्स फिजिकली प्लेड होते हैं, ऑफ कोर्स, और ये जो हमारा गेम है वो मेंटली प्ले होता है। 60% मेंटली का पूरा रहता है आपका स्कोप, तो 40% है वो काम करता है हमारा फिजिकल हेल्थ पे। तो फिजिकल हेल्थ इन द सेंस हम कह सकते हैं जो राइफल शूटर्स होते हैं सबसे ज़्यादा जो उनकी प्रॉब्लम होती है वो होती है बैक पेन, लोअर बैक, यस, बिकॉज जो हम टिल्ट करते हैं बॉडी अपनी एक पोजीशन लेने के बाद जब हम बॉडी को टिल्ट करते हैं पीछे, हाँ जी, तो हम प्रॉपर लोअर बैक पे पूरे सपोर्ट पे खड़े होते हैं। तो मैक्सिमम जो केसेस होते हैं वो लोअर बैक के ही केस इसमें इंजरी के आते हैं कि वीक है तो उस पर ज़्यादा पेन हो रहा है, लोड नहीं ले पा रहे हैं, जल्दी से जल्दी दर्द होने लगता है, ज़्यादा खड़े नहीं हो पाते हैं, तो मैक्सिमम केसेस आते हैं, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी चलती है शूटर्स की, मैक्सिमम शूटर्स की लोअर बैक की। ओके। तो कोई ऐसा है कि पर्टिकुलर वर्टिब्रास में ही इंजरी हो रही है या फिर कंप्रेस हो रहा है कुछ ऐसा? वर्टिब्रास नहीं, इसमें क्या होता है जैसे राइफल शूटिंग में जो हमारी पोजीशन होती है, हाँ जी, जो हमारा अगर हम राइटी हैं तो हमारा लेफ्ट पैर पे आधे से ज़्यादा जोर होता है, 60% जो हमारा वेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है लेफ्ट पैर पे और 40% राइट पैर पे, अगर हम राइटी हैं तो। हाँ जी, अगर हम लेफ्टी हैं तो वाइस वर्सा, जस्ट अपोजिट। सो इसलिए जैसे आपको पता होगा, आप और हम फिजिकल फील्ड से हैं, हाँ जी, फिजिकल एजुकेशन फील्ड से हैं, जो मसल हमारी ज़्यादा ट्रेन होगी वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो राइफल शूटर्स के जो लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग होता है वो हल्का सा ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, अगर वो राइटी होने के बाद भी लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर ज़्यादा मसल उसके बिल्डअप हो जाते हैं, बिकॉज मैक्सिमम यूज लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर का ही होता है। ओके, तो वो पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है विट से ना, मेजरली, लेकिन रहता राइट ही हैंड है आपका डोमिनेटिंग, लेकिन उस मसल को ट्रेन करते करते वो ज़्यादा हमारा ट्रेन हो जाता है लेफ्ट पैर और लेफ्ट लेग। लाइक इंजरी लेफ्ट लेग और हाथ में तो खैर बहुत कम होती है, लेकिन लोअर बैक में इंजरी ज़्यादा होती है। लाइक वी कैन से एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम कोई भी पर्टिकुलर वर्कआउट या एक्सरसाइज करते हैं तो राइट हैंड और राइट लेग अगर ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो लेफ्ट हैंड के मुकाबले वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है ऑफकोर्स, है ना? यस। पर लेकिन आपके स्पोर्ट्स में शूटिंग के अंदर लेफ्ट हैंड और लेफ्ट के अंदर भी ऑन द स्पॉट उतनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, उतनी स्ट्रेंथ यूज़ होती है? नहीं, कहने का मतलब डोमिनेटिंग हैंड किसे कहते हैं? डोमिनेटिंग हैंड तो जो आपको ज़्यादा यूज होता है। वैसे राइट हैंड जो राइट हैंड ही होगा, हाँ जी, राइट हैंडेड होगा, उसका राइट हैंड डोमिनेटिंग होगा। पर होता क्या है शूटिंग में, राइट हैंड मेरा डोमिनेटिंग है, लेकिन जो डोमिनेटिंग हैंड रहता है उससे मैं ट्रिगरिंग करता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, जो मेरा डोमिनेटिंग हैंड है उससे मैं ट्रिगरिंग करता हूँ, तो जो मेरा दूसरा हाथ होता है वो देता है सपोर्ट राइफल को, ऑलराइट, यहाँ पर, तो उस पर वो राइफल का वेट रहता है यहाँ पर। जी जी, राइफल का वेट लेफ्ट हैंड पे और लेफ्ट पैर पे, ओके, 60% वेट ऑन द लेफ्ट लेग एंड पूरा राइट का जो वेट का होता है राइफल का वो पूरा लेफ्ट हैंड पे ही होता है। तो जो राइट हैंड रहता है वो रिलैक्स रह के बस खाली ट्रिगर लेता है। ओके, तो स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ आपका लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा ट्रेन जो हमारी प्रैक्टिस में है लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड हो रहा है, दैट्स व्हाई, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मसल्स इसी की ट्रेन होती हैं। ऑलराइट। तो सर जैसे मैंने सुना है कि जो शूटिंग जो आप लोग करते हो तो उनकी राइफल काफ़ी कॉस्टली आती है आई वुड से, है ना? बिल्कुल। लाइक 1 लाख 1 लाख 20,000 1.5 लाख के आसपास अराउंड। एंड इसके साथ साथ आपको लगता है इंडिया के अंदर स्कोप है शूटिंग का? एंड आई एम सॉरी, बीच में एक और चीज़ भी और ऐड करनी है, इससे मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है इन चीज़ों पे एथलीट्स की। गवर्नमेंट हेल्प करती है, आई टेल यू हाउ। पहली बात तो राइफल जो आपने बात करी स्टार्टिंग में, और आपकी कितने की राइफल? राइफल का कॉस्टली होती है। मेरी राइफल 287 की थी, जो फर्स्ट राइफल आपने यूज़ की थी, जो मैंने खुद की खरीदी थी 2019 में। 2,87,000 राइट? 2,87,000 की वो गन थी, इलेक्ट्रॉनिक गन, चार्जेबल। ऑलराइट। तो मेरी राइफल वो थी। जब बात करते हैं अगर गवर्नमेंट सपोर्ट की, तो
हमें गवर्नमेंट सपोर्ट तब करती है या तो हम वन ऑफ द टॉप शूटर्स हो और ओवर इंडिया के टॉप 10 में आते हो, हमारी रैंकिंग टॉप 10 में हो, टॉप 10। टॉप 10 या टॉप 8 में हमारी रैंकिंग हो, तब हमें खेलो इंडिया स्पॉन्सर करती है साल भर के लिए, तो हमारा पूरा खर्चा उठाती है। तो स्पॉन्सरशिप में होता क्या है? स्पॉन्सरशिप में आपका खाना, रहना, शूटिंग के पूरा इक्विपमेंट्स, आपका सब कुछ वो करते हैं पूरे साल भर का। ओके। और आपको 10,000 रुपये हर महीने आपको अच्छा, इंक्लूडिंग दिस 10,000 मिलता है। पॉकेट मनी ये आपको अफोर्ड करते हैं। ये मैंने देखा हुआ है खुद, क्योंकि आई वाज प्रैक्टिसिंग इन मानवरचना शूटिंग रेंज फरीदाबाद, वहाँ पर, और वो खेलो इंडिया के बच्चों को रखते हैं अपने पास, तो दे प्रोवाइड दीज ऑप्शंस ऑल। तो वहाँ पर मेरे साथ बच्चे करते थे खेलो इंडिया के, तो दे टोल्ड मी अबाउट दैट कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें अलाउ होती हैं। उनको काफ़ी सारे जूते वूते शख्स के लिए, पूरे कैजुअल्स प्लेयर्स के लिए काफ़ी सारा पैसा मिलता है उनको, मतलब इनफ सफिशिएंट पैसा मिलता है उनको खेलो इंडिया की तरफ से। तो सरकार, और एक और चीज़, अगर आप खेलो इंडिया में नहीं आते हो, यूपी की तरफ से तो खैर इतना मुझे आइडिया नहीं है, नहीं मिलता है, लेकिन हरियाणा काफ़ी सपोर्ट करती है। नेशनल में अगर आप मेडल लेके आओगे, स्टेट मेडल लेके आओगे, तो हो सकता है आपको सरकार की तरफ से कुछ मिल जाए। हरियाणा सपोर्ट करती है, सारे एथलीट्स को करती है, बिल्कुल इवन कोई भी स्पोर्ट्स हो। बिल्कुल। लेकिन इंडिया के अंदर जब तक आप इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के लिए रिप्रेजेंट ना करो, ना मेडल लेके आओ, तब तक इतना सरकार आपको सपोर्ट नहीं करती। इंडिया में है सर, रिकॉग्निशन नहीं मिलती आई थिंक इंटरनेशनल Yes. मेडल जब तक नहीं आता। इंटरनेशनल लेवल मेडल के बाद, जब इंटरनेशनल लेवल का आप मेडल लेके आते हो, उसके बाद आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सक्सेस, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी जॉब मिल जाती है जॉब के साथ। बिल्कुल। सो वही है कि हमें नेशनल लेवल तक, जब तक हम इंडियन टीम में नहीं आते हैं, तब तक हमें अपना ही पैसा लगाना है। बेसिकली द बेस्ट आंसर इज, द बेस्ट लाइन इज दिस, कि हमें जब तक इंडियन टीम में नहीं आते, इंटरनेशनल नहीं खेलते हैं, तब तक हमें अपने ही पैसे पूरे खर्च करने पड़ते हैं। तो सर एक छोटा सा एक फॉलोअप क्वेश्चन है मेरा आपसे। एक शूटिंग एथलीट की लाइफ, रियल लाइफ, और वी कैन से आपके जो एकेडमी के अंदर की लाइफ में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है वैसे, लेकिन डिफरेंस ये हो जाता है कि जो हमारा एग्रेशन लेवल है और हमारा जो पेशेंस का लेवल है, एग्रेशन का लेवल जो हमारा कम हो जाता है शूटिंग में आके, और जो पेशेंस का लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमें थ्रू आउट द शूटिंग, थ्रू आउट द प्रैक्टिस, हमें अपने आप से बात करना है, शांत रहना है, सिर्फ अपनी राइफल से और खुद से बात करना है और प्रोसेस को फॉलो करना है। तो हम इसको करते करते हमारा पेशेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। ऑलराइट। सो सर मेरे को एक लास्ट चीज़ बतानी थी आपको, आपकी लाइफ में क्या हर्डल्स रहे हैं ड्यूरिंग शूटिंग और ड्यूरिंग योर स्पोर्ट्स? हर्डल्स तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द, जब मैंने स्टार्ट कर रहा था शूटिंग, तभी मेरे पास काफ़ी ऊंचा हर्डल आ गया था, जैसे? जिससे मैं गिर पड़ा था जैसे? स्टार्टिंग में। यस। सो आई हैव टोल्ड यू दैट आई स्टार्टेड फ्रॉम द 5th क्लास शूटिंग। हाँ जी। उसके बाद क्या होता है, 11th क्लास में, आई वाज इन 11th क्लास, जब मुझे पता चलता है कि मेरे झांसी में ही एक शूटर है सिर्फ जो शूटिंग करता है, जो कि राइफल शूटिंग करता है, जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैंने पता किया, और बड़ी बात यह है कि वो मेरे घर के पास ही रहता था। तो मैंने पता किया कौन था वो, नाम सर आप लोगों को बताना इससे मैं वाजिब नहीं होगा। मैं गया उनके पास, उनके पापा से मिला, वही उनके सब कुछ कराते थे, पापा ही उनकी। तो मैंने पता करा, मैंने उनको बोला कि मुझे भी करना है शूटिंग वैसे ऐसे। तो उन्होंने मेरा फॉर्म सब भराया, स्टेट लेवल का फॉर्म भराया उन्होंने मुझे राइफल दिलाई, पीप साइट, नॉट सॉरी ओपन साइड मुझे राइफल दिलाई, जो मेरे पास अब है वो पीप साइड है। ओपन साइड में क्या होता है, जो आपने मैक्सिमम बार देखी होगी मेलों में, जो हम जिससे गुब्बारे फोड़ते हैं, वो कहते हैं ओपन साइड राइफल, क्योंकि उसकी साइड ओपन रहती है। और जो हमारे पास होती है वो होती है पीप साइड राइफल। तो मुझे उन्होंने ओपन साइड राइफल दिलवाई उस समय, स्टेट लेवल के लिए, प्री स्टेट और स्टेट लेवल के लिए। और प्री स्टेट जब डिस्ट्रिक्ट चल रहे थे, तो आई पार्टिसिपेटेड इन इट। उनका बच्चे का स्कोर 94 था और मेरा 87 था। सो कॉम्पिटेंसी के चक्कर में उनको लगा, ये बोलना सही नहीं होगा वैसे इस वीडियो में ऑनलाइन। नहीं सर, आप सच बोल सकते हो, गलत नहीं है अगर आप लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। सो बिकॉज ऑफ कॉम्पिटेंसी उन्होंने मेरी राइफल ली कि बेटा इसमें कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि आपका स्कोर आगे बढ़ सकता है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये इन्होंने मुझे गाइड किया है तो ये अच्छा ही समझ होगा मेरे। हाँ जी। तो मैंने उनको राइफल अपनी दी, उनको अपने उसके लिए कि मैंने कहा हाँ भाई आप ठीक कर दो सर, क्या कोई दिक्कत नहीं अंकल जी।
तो आफ्टर वन डे ही टोल्ड मी दैट आप वही आईफिल वापस ले जाओ आप। तो मैं अपने घर में प्रैक्टिस करता था, मेरे पास घर में एरिया था 10 मीटर का। तो उस समय की बात है, हम प्रैक्टिस कैसे करते थे, आप सभी जाते होगे पहले के बर्थडेज में, घरों में जो बर्थडे बनते थे हमारे, हाँ जी, हाँ जी। घरों में बर्थडे बनते थे, एक प्लेट के अंदर हमें खाना मिलता था, केक, बिस्किट, समोसा, नमकीन। टॉफीज। उस प्लेट को उल्टा करके लगा के उसमें कंपास से गोले बना के, दैट टाइप ऑफ टारगेट वी यूज्ड टू यूज दैट टाइम। तो उसको पीछे गोले बना के छोटे छोटे बढ़िया 10 मीटर दूर लगा के उसको टेप से लगाने के बाद हम उस समय वैसे प्रैक्टिस करते थे, बढ़िया प्रैक्टिस करते थे। तो हम उनसे अपनी राइफल वापस लेके आते हैं। मैं अपना एक पिस्टल का जो अपना वो होता है पैलेट लोड करता हूँ, फर्स्ट शॉट लेता हूँ, लगता हूँ ठीक है चल रहा, अच्छा चल रहा। जैसे ही मैं सेकंड शॉट लेता हूँ, मेरे पापा सामने बैठे थे, सेकंड शॉट मैंने जैसे चलाया, जैसे ट्रिगर रिलीज करा, उसका जो हत्था होता है, बैक होता है जिसका, हाँ जी। वो उसका गिर जाता है टूट के नीचे। जैसे रियल स्टोरी आई एम टेलिंग अबाउट। हत्था नीचे गिर जाता है, पापा कहते हैं ये क्या हो गया, इसको इधर ले गया, मैं दिखाता हूँ, वो वापस लगा के देखते हैं। तो जिस जगह से वो टूटी होती है राइफल, उस जगह 3 नुकीले छेद होते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ को ऐसे पकड़ के, आगे से पकड़ के, जी जी। बैरल से पकड़ के उसको कहीं मारते हैं ना ऐसे नुकीली चीज़ पे, हाँ जी, हाँ जी। वैसे उसमें प्रॉपर उसमें निशान बने हुए थे। तो पापा ने कहा देखो ये होता है, जब आप ज़्यादा अच्छा करते हो तो कुछ लोग आपको बढ़ाते हैं और कुछ लोग गिराते हैं। तो बेटा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन है तुम्हारे साथ देने के लिए, जब यही साथ नहीं दे रहे तो तुम आगे इसमें नहीं निकल पाओगे, तो अपने हिसाब से इसको देखो। तो दैट वाज द डे तब मेरी शूटिंग बंद हो गई थी 11th क्लास में। अगर मैं उस समय शूटिंग कर रहा होता तो आज जिस मुकाम पे मैं हूँ वो तो नहीं, उससे काफ़ी ऊपर होता इस समय, लेकिन उस समय मेरी शूटिंग बंद हो गई थी। इट वॉज द बिगेस्ट हर्डल ऑफ माई लाइफ। उसके बाद जब मैंने बताया आपको, जो मैंने कवर अप करा 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, तो उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने वापस शूटिंग शुरू करी। और उस समय का समय है, तो जब मैं यहाँ दिल्ली आया मैंने शूटिंग शुरू करी। आज जो वो लड़का था जो शूटिंग करता है, वो अभी भी 10 मीटर खेलता था सब, उसने तो अब उसने शूटिंग छोड़ दी है, खाली मैं शूटिंग करता हूँ। झांसी में केवल मैं ही हूँ जो वहाँ पर 10 मीटर राइफल शूटिंग करता हूँ। हाँ जी। और उसने शूटिंग बंद कर दी। तो बस यही है कि मतलब दैट वाज द बिगेस्ट हर्डल फॉर मी दैट टाइम। अब क्या है, अब हर्डल ये हो गया है, अब का समय ये है, अब नौकरी चल रही है, स्कूल में टीचर हो गए हैं, हाँ जी। पढ़ाने लगे हैं बच्चों को, 11th-12th के बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं। सो स्कूल के बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि शूटिंग को थोड़ा टाइम दे पाएँ, क्योंकि पता है स्कूल के काम भी काफ़ी रहते हैं। बिल्कुल सर। बस हमारा यही हर्डल है इस समय। तो सर एक जैसे ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए का कोई पर्टिकुलर अपनी लाइन बोल सकते हो जो आपको लगता हो कि बेस्ट है, उनको मोटिवेट करते हैं ऑन 2 और 3 वर्ड जो आप हमेशा यूज़ करते हो लाइफ में, कि हाँ लाइफ में यूज़ करने की लाइन, हाँ लाइफ में हमेशा एक मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि हमेशा जो आपका कोट होता है, जी जी, जस्ट द कोट दैट यू यूज़ ऑलवेज एंड नेवर, उसमें नेगेटिव शब्द का कभी यूज़ नहीं करो। जैसे जो नॉट, नेवर एंड नो जो वर्ड्स हैं, नॉट, नेवर एंड नो जो शब्द हैं आपके, हाँ जी, इनको आप कभी यूज़ नहीं करो। तो मैं तो यूज़ करता हूँ, मैं तो यही यूज़ करता हूँ, सक्सेस, क्रिएट सक्सेस, अटेन सक्सेस एंड एन्जॉय सक्सेस। क्या बात है। तो इस पॉडकास्ट को यही पे डन करते हैं एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।